दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं दोस्तों कि हिंदी के जो मॉक टेस्ट सीरीज में आपको प्रश्न पूछा गया था वहां पर आपने कैसे गड़बड़ी कर दिया, क्या दिक्कत होगी, एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका यह है मॉक टेस्ट नंबर 4 और देखते हैं कि इस चौथे मॉक टेस्ट में आपसे कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ गलतियाँ हुई। आइए देखते हैं और सुधार करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न था दोस्तों कि मेरी जीवन यात्रा ये किसकी आत्मकथा है। ध्यान से सोचिए, समझिए और इसका उत्तर दीजिए। बहुत आसान सवाल था, पता नहीं क्यों आप लोग ऐसे सवालों में भी गलती कर बैठे हैं। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा ये किसकी जो है आत्मकथा है। याद रखेगा आत्मकथा और जीवनी याद रखेगा, ये दो चीजें होती हैं। एक होता है आत्मकथा और एक होता है जीवनी। ठीक है, ये दोनों दो बातें होती है। ठीक है, आत्मकथा और जीवनी ये दोनों दो बातें होती हैं। आत्मकथा व्यक्ति स्वयं से तैयार करता है, स्वयं लिखता है, और जीवनी याद रखेगा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के ऊपर लिखी गई किताब होती है। अन्य व्यक्ति के जीवन के ऊपर लिखी गई किताब ये जीवनी कहलाती है। ठीक है, तो ये आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, और ये आत्मकथा किसके बारे में है दोस्तों, ये राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखी गई है। और राहुल सांस्कृत्यायन को याद रखेगा घुमक्कड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घुमक्कड़ी क्यों कहा जाता है दोस्तों घुमक्कड़ी, क्योंकि इनके जीवन का बहुत सारा समय घूमने टहलने में बीत गया। ठीक है, घुमक्कड़ी जीवन जिया करते थे। जैसे कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से इनके जीवन को घुमक्कड़ी जीवन भी कहा जाता है। ये राहुल सांस्कृत्यायन, इनको दोस्तों महापंडित का दर्जा भी दिया गया था। क्या दर्जा दिया गया था? इनको महापंडित का भी दर्जा दिया गया था। यह भी आप याद रखेगा, ये इन्हीं की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देख रहे हैं दोस्तों, एक ही जैसा यहां पर वाक्य दो बार प्रयोग किया जा रहा है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी वाक्य का प्रोनाउंसिएशन दो बार किया जाए, जैसे मुझको लिख्यों है कहां, मुझको लिख्यों है कहां, मुझको लिख्यों है कहां, कहन सब लगी। तात्पर्य क्या दोस्तों? तात्पर्य है कि जब माधव के पत्र को जो है केशव ने पढ़ना शुरू किया दोस्तों, ठीक है, उद्धव ने पढ़ना शुरू किया, तो सारी गोपियां उनसे पूछने लगी कि भाई माधव ने हमें कहां लिखा है, हमको लिख्यों है कहां, हमको लिख्यों है कहां, हमको लिख्यों है कहां, कहन सब लगी। दोस्तों तो एक ही तरह का वाक्य कई बार रिपीट कर रहा था, और ऐसे में यहां पर लाटा अनुप्रास होता है। क्या होता है? लाटा अनुप्रास होता है। तो याद रखेगा दोस्तों, मैंने सिखाया था आपको कि कैसे व्यक्ति लोटा लेकर के क्या करेगा, दूर दूर जाएगा, बार बार जाएगा। तो पूत कपूत, यानी जब पुत्र क्या है, कपूत है, ठीक है, तो क्यों धन संचय, तो फिर हम धन का संचय व्यर्थ में क्यों करें। और पूत सपूत तो धन क्यों संचय, यानी अगर सपूत पुत्र है तो हम क्यों धन संचय करें, ऐसा यहां पर लिखा है। यहां लाटा अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, बहुत शानदार सा सवाल है। यहां पर मनुष्य का तात्पर्य अलग नहीं है, ये दोनों मनुष्य का तात्पर्य दोस्तों आदमी से ही है। ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि शायद मनुष्य किसी और को ही कहा गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों मनुष्य का तात्पर्य क्या है, आदमी से है। लेकिन फिर भी यहां पर जो अलंकार है वो अलंकार कौन सा निकल कर आ रहा है दोस्तों, तो आप सभी को दिखेगा कि यहां पर अलंकार आएगा कौन सा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि एक ही वर्ड की आवृत्ति दोस्तों दो बार आ रही है। ठीक है, वर्ड की आवृत्ति देखिए। अब देखिए अनुप्रास में मैंने आपको सिखाया था कि अनुप्रास अलंकार तब होता है जब एक ही वर्ड की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो। यहां पर ऐसा नहीं, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, लेकिन यहां पर याद रखेगा मनुष्य को दो सेगमेंट में यूज किया गया। मनुष्य को दो सेगमेंट में यूज किया गया है। एक सेगमेंट में मनुष्य को कर्ता माना गया है, और दूसरे सेगमेंट में मनुष्य को याद रखेगा यहां पर लिखा है के लिए, और आपको पता है के लिए का इस्तेमाल हमेशा संप्रदाय के लिए किया जाता है, तो दूसरे तरफ मनुष्य को संप्रदाय कारक माना गया। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों ये भी आप याद रखेगा यहां पर जो चीजें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मनुष्य शब्द की आवृत्ति स्पेशली दो बार हुई है दोस्तों, ये आप याद रखेगा। इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आप अनुप्रास ही करिएगा, यही होगा अभी के लिए सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा की सूची यहां पर एक बार देखिएगा दोस्तों, हो सकता हो चीजें थोड़ी सी बदलाव हो जाए। ठीक है, एक बार मैं बताना चाहता हूं आपको, यहां अनुप्रास ना करके उससे ज्यादा एक बेहतर आंसर दोस्तों आपको जो है यमक भी दिख सकता है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, हालांकि यमक की खासियत होती है कि यमक में अर्थ एकदम अलग अलग होता है, लेकिन सॉरी अर्थ एकदम अलग अलग होता है। देखिए अनुप्रास में वर्ड की आवृत्ति बार बार, ठीक है, वर्ड की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। ठीक है, तो ये होता है। यमक में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, एक शब्द के क्या होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, जबकि श्लेष में चिपका हुआ अर्थ रहता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत ज्यादा सही आप कर लीजिए तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, देखिए मैं भी यहां पर रीड कर रहा हूं, चीजें देख रहा हूं, समझने का प्रयास कर रहा हूं कि कभी इस तरह से कंट्रोवर्सी वाले प्रश्न अगर आपसे परीक्षा
परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपके मन में क्या विचार आना चाहिए। श्लेष अलंकार में आप कर सकते हो चिपका हुआ अर्थ निकलता है और यहां पर मनुष्य कर्ता और मनुष्य संप्रदान के लिए ये चिपके हुए अर्थ में प्रयोग किया जा रहा दोस्तों, तो ऐसे में आप 3 नंबर कर लीजिए, वो ज्यादा सही है। यहां पर देखिए आपसे सवाल पूछा गया रस से संबंधित, ठीक है, कौन सा रस होगा यहां पर आपको बताना है। लिख रहा अद्भुत, अद्भुत में कौन सा होता है दोस्तों, अस्थाई भाव। अद्भुत का क्या होता है, विस्मय होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है। रौद्र का क्रोध होता है और करुण का शोक होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, करुण का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका शोक हो जाएगा। एक बार आप मैच करा लीजिए, पहले 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 मैच करा लीजिए, 3 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसका जवाब दीजिए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक बार फिर से यहाँ पर रस दे रहा है। श्रृंगार रस का क्या होता है दोस्तों, श्रृंगार रस का आपका रति होता है, ठीक है। अद्भुत का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है और वीर रस का उत्साह होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, अद्भुत 3 हो जाएगा, निर्वेद 2 हो जाएगा और वीर रस का 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 कर लीजिए दोस्तों, 4 3 2 1। तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है और इसी तरह के प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए छंद से सवाल पूछा है, करण निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, ये आपको बताना है। वर्णिक छंद कौन सा है, लिख रहा छप्पय है, सोठा है, उपेंद्र वज्रा है या फिर रोला है, कौन सा वर्णिक छंद है, ठीक है। याद रखें दोस्तों, यहां पर आपने पढ़ा होगा छंद जो होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद को हम लोग पढ़े हैं 3 प्रकार में। एक होता है मात्रिक छंद, क्या होता है, मात्रिक छंद। दूसरा होता है दोस्तों वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। और तीसरा होता है मुक्त छंद, ठीक है। यहां आपसे पूछ रहा दोस्तों कौन सा वर्णिक छंद है, तो याद रखिएगा उपेंद्र वज्रा जो दोस्तों, ये आपका वर्णिक छंद का उदाहरण है, ठीक है। इसी तरह से कई सारे नाम आते हैं, जैसे उपेंद्र वज्रा दिया है, ठीक है, उपेंद्र वज्रा दिया है। ऐसे एक आता है दोस्तों इंद्र वज्रा, ठीक है, इंद्र वज्रा, ठीक है। तो इसमें भी उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा बहुत आसान है, मैं आपको याद कराने का प्रयास भी कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, समझिए और इसका उत्तर देखिए, ठीक है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा हरिगीतिका का, नाम सुना है कि नहीं, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, ठीक है। हरिगीतिका, हरिगीतिका में भी दोस्तों कौन सा ये है छंद है, तो याद रखिएगा यहाँ पर भी वर्णिक छंद होगा। और एक और आप अलग से याद रखिएगा सवैया, ठीक है, सवैया। ये चारों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको वर्णिक छंद के अंतर्गत रखा जाता है। बाकी ये सब जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, सोठा रोला, ये सब किस में आते हैं, सब मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे। फिलहाल तो यहाँ पर उपेंद्र वज्रा ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों वर्णिक छंद, ये वर्णिक छंद कहलाते हैं। वर्णिक छंद के अगर आपसे परीक्षा में टाइप पूछ दे तो इसके टाइप आप अलग बताइएगा, ठीक है। टाइप नहीं है, ये उसके अंतर्गत आने वाले सवाल है, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों टाइप पूछ दे तो टाइप में केवल 3 ही टाइप होते हैं। एक होता है सम वर्णिक छंद, दूसरा होता है अर्धसम, अर्धसम वर्णिक छंद और तीसरा होता है विषम वर्णिक छंद, ठीक है। ये अगर टाइप पूछ दे दोस्तों तब आप ये बताइएगा, अगर उदाहरण इसका पूछे तब आप जो है 1 2 3 4 वाला बताइएगा। इसको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, ठीक है। वर्णिक छंद का उदाहरण दोस्तों कौन सा, ये आपको बताना है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर वर्णिक छंद कौन सा निकल कर आएगा, तो याद रखिएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखिए पीछे चल के देखिए यहाँ पर मैंने बताया सवैया, ठीक है। सवैया ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आपको दिख रहा है सवैया। सवैया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपके वर्णिक छंद का उदाहरण हो जाएगा। बाकी दोहा, चौपाई और रोला मत करिएगा। मैंने आपको क्या क्या बताया दोस्तों, मैंने आपको बताया सवैया याद रखेगा, सवैया याद रखेगा। मैंने आपको बताया हरिगीतिका याद रखेगा, हरिगीतिका याद रखेगा। मैंने आपको कहा उपेंद्र वज्रा याद रखेगा, उपेंद्र वज्रा याद रखेगा। मैंने आपको बताया इंद्र वज्रा याद रखेगा, ठीक है। ये सब आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, एकदम अच्छे अच्छे सवाल हैं जिन पर आप फोकस नहीं होते हैं। ये आपका वर्णिक छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं दोस्तों, ये आपके वर्णिक छंद के क्या है, उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ चौपाई है, ठीक है, चौपाई के बारे में बताऊं दोस्तों तो आप सभी को पता होगा चौपाई ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वर्णिक छंद के 3 टाइप होते हैं, एक सम होता है, एक अर्ध सम होता है, एक विषम होता है। उसी प्रकार से मात्रिक छंद में भी होता है, सम होता है, अर्ध सम होता है और विषम होता है। अगर मैं चौपाई की बात करें दोस्तों तो ये सम के अंतर्गत आता है। चौपाई किसके अंतर्गत आता है, ये काफी बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। पेन चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे मैं लिख क्या रहा हूं, ठीक है। तो सम वर्णिक छंद, सम मात्रिक छंद कहा जाता है चौपाई को, ठीक है। और इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, तो याद रखिएगा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। नहीं भरोसा होगा तो हनुमान चालीसा में जो चौपाई है उसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है दोहा, ठीक है। दोहा क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोहा को दोस्तों अर्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध सम कहा जाता है, ठीक है। अर्ध सम कहा जाता है, अर्ध सम मात्रिक छंद कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर चौपाई में 16 था, यहाँ पर मात्राएं कितनी हो जाती है दोस्तों? 13 मात्रा होती है। किसमें? दोहा में, ठीक है। 13 मात्रा होता है, 13 और 11 होता है। लाइन से देखेंगे, पहले लाइन में 13 होता है, दूसरे लाइन में 11 मात्रा आ जाती है। इसको याद रखेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसको भी याद रखेंगे, ऊपर वाला भी, ठीक है। तो ये चीजें पढ़ते चलिए, ये आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही छंद से हर एक सेट में आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल मैं लेकर आऊंगा। अगर आप इतने सवाल भी देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। आपको बस ध्यान से पढ़ना है, सीखना है, समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। फिर ध्यान से पढ़िए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है। करा एक चना किसी का काम का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चना शक्तिहीन होता है, नहीं। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, एकता में शक्ति होती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने चूज किया उनका जवाब सही है, बाकी लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। करा उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। क्या मुहावरा दोस्तों? करा माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लिख रहा है सिरदर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना या असंतोष प्रकट करना। याद रखेगा, माथे पर बल पड़ना, इसका तात्पर्य दोस्तों क्या लेके आएंगे? असंतोष प्रकट करना, यानी माथे पर बल पड़ना, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहां पर जो लिखा है सिरदर्द होना, इसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप कहते हो ना कि भाई फला व्यक्ति हमारे गले पड़ गया, एकदम सिरदर्द हो गया, ठीक है। तो गले पड़ना को क्या कहा जाता है दोस्तों? गले पड़ना को कहा जाता है सिरदर्द होना, ठीक है। इसके अलावा पसंद करना को कहते हैं आंख में चढ़ना, ठीक है। आंख में चढ़ना, ये सामान मेरे आंख में चढ़ गई है, मैं इसे पाकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। और याद रखिएगा, और गुस्सा करना का क्या हो जाता है दोस्तों? आप कहते हैं आंखें लाल पीला करना, ठीक है। आंखें लाल पीला करना, याद रखिएगा, लाल पीला करना, ये क्या होता है? गुस्सा करना, ठीक है। तो ये इसका तात्पर्य निकल कर आता है। बाकी माथे पर दर्द होना, ये कहा जाता है असंतोष प्रकट होना, ये ऑप्शन नंबर डी आप कर लीजिएगा। वैसे बहुत सारे बच्चों ने गलती से ये किया था सिरदर्द होना, ठीक है। अगर आपने किया है सिरदर्द होना, ये आपका गलत उत्तर है, ठीक है। आपको अपने अंदर सुधार लाना है ताकि आप परीक्षा के लिए और ज्यादा मजबूत बन सके और अच्छी आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। यही आपको सीखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा उचित और शुद्ध वाक्य का पहचान करिए। कौन सा वाक्य उचित है और शुद्ध है वो बताइए। लड़कियां होता नहीं है, लड़कियां आपका गलत लिखा दोस्तों, लड़कियों गलत लिखा है। देखिए अगर आप देखिए ना, लड़की में हमेशा मात्रा बड़ा होता है। जब इसका आप बहुवचन करेंगे तो मैंने आपको सिखाया है कि बहुवचन करते समय मात्रा यहाँ छोटा आ जाएगा और यहाँ लड़की का लड़कियां हो जाएगा। तो आप लड़कियों मत करिए दोस्तों। लड़कियां सेब खा रही हैं, लड़की सेब खा रही है नहीं, ठीक है। तो लड़की यहाँ तो एक वचन हो जाएगा, आपसे बहुवचन बोलना चाहिए, तो यहाँ पर आप कर लीजिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, करण निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो शुद्ध वाक्य उसके बारे में बताइए। करण निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया। देखिए निर्दोषी ठहराया गलत लिखा है, न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया ये लिखना चाहिए था, तो इस वजह से गलत हो गया। न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया नहीं दोस्तों, निर्दोष ठहराया ये कहना चाहिए था, ये आपका यहाँ गलत लिखा है, ठीक है। आगे लिख रहा न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया, अपराधी लगाया दोस्तों, ये भी आपका गलत है। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, यानी जिसने अपराध नहीं किया उसे दंड देना उचित नहीं है। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे पढ़िए दोस्तों, आगे लिख रहा ओह बहुत कठिन समय आ गया। इस वाक्य के लिए देखिए, जब कहीं आप ओह आह इस तरह का चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर विस्मयादि बोधक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का नाम दिया जाता है, इसे आप याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखेगा ये आपका विस्मयादि बोधक हो गया। ये जो चिन्ह दे रहा दोस्तों ये आपका योजक चिन्ह है। जैसे आप लिखते हो कभी दिन रात, ठीक है, दो दिन के बाद रात ऐसे लिखते हो, ये होता है योजक चिन्ह। ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। और ये आपका कॉमा है जिसको अल्प विराम अर्ध विराम कहते हैं, ठीक है, या विराम चिन्ह अर्ध विराम कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा आपने बुलाया होगा तो हम अवश्य आते। आपने बुलाया होगा नहीं, आपने बुलाया होता, आपने बुलाया होता, थोड़ा सा सही कर लीजिए, मिसप्रिंट है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते दोस्तों, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि अगर आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। यहाँ पर संदेह नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने संदेह कर दिया, यार संदेह किस बात का? यहाँ इशारा किया जा
जा रहा है कि भाई आप बुलाते तो हम अवश्य आते, सर आप कहते तो आपके वीडियो को हम लाइक जरूर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। यहां पर संकेतवाचक होगा, संदेहवाचक तब होगा दोस्तों जब जैसे आपने कहा कि शायद आज बरसात होगी, ठीक है, शायद आज बरसात होगी, ठीक है, बरसात होगी। जब आप ऐसा कहते तब यहाँ पे क्या होता, तब आता कि शायद यानी संदेह है, ठीक है, शायद मैं जरूर आता, ठीक है। तो शायद वर्ड जब लगता तब आपका संदेह होता। और इच्छावाचक कब होता दोस्तों, जैसे भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे आप देश का नाम रोशन करें, भगवान करे आप खूब पैसे कमाएं, ठीक है। तो याद रखिए इच्छार्थक हो गया। आज्ञावाचक क्या है दोस्तों, आप सभी को मन से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, ये क्या है, आज्ञावाचक है। आप सभी को पढ़ना चाहिए, आप सभी को टाइम टू टाइम टेस्ट देना चाहिए, आप सभी को पढ़ाई के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये क्या है, ये सब आज्ञावाचक है, ये आपको दिया बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए याद रखें दोस्तों यहां पर संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर से मैं समझा रहा हूं, जो बच्चे केवल संधि अलंकार रस छंद पढ़ने में लगे हैं उससे काम नहीं चलेगा, आपको पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी और पूरी हिंदी में हर एक टॉपिक पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के टॉपिक पर यानी वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार, इन सभी बातों को छोड़ देते हैं और परीक्षा में प्रश्न गलत करके आते हैं, और ये आपको कतई नहीं करना। आपको मेहनत से चीजें पढ़ना है, देखना है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा बेशक में कौन सा समास है, ठीक है। अब देखिए जो बेशक शब्द है, जैसे बेदर्दी से प्यार का, तो बे से बन गया बेदर्द, बे से बन गया बेशक, बे से बन गया बेरहम, बे से बन गया बेशरम, ठीक है, बे से बन गया बेहया। तो याद रखिए इस तरह जो बे से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास आ जाएगा। बाकी कर्मधारय वहां होता है जहां पर आप किसी प्रकृति का या किसी चीज की क्या करते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं। जैसे मैंने कर दिया नीलांबर, ठीक है, जैसे मैंने कर दिया नील गगन, ठीक है, गगन चुंबी, ये सब होता है, इसके अंतर्गत आता है। और द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है, पहला जैसे चौराहा हो गया, नवरत्न हो गया, ठीक है, ये ठीक है, तिराहा हो गया, सप्ताह हो गया, ठीक है, शताब्दी हो गया, सब आपके द्विगु समास हैं। और द्वंद्व समास में लाभ हानि, दिन रात, माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, पाप पुण्य, सत्य असत्य, ठीक है, ये सब आ जाता है आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत, ये सभी आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा यथा संभव में कौन सा समास है। अब देखिए जहां यहां पर जो यथा लगाया, यथा से कई सारी चीजें बन सकती हैं। यथा संभव हो गया, यथा क्रम हो गया, यथोचित हो गया, यथा स्थिति हो गई, ठीक है, यथा संभव हो गया, ठीक है, ये बहुत सारे शब्द यथा से बन सकते हैं। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कई सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर बार बार अव्ययी क्यों पूछेंगे, हर एक समास से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, घबराइए मत, आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, बस टेस्ट जो दिया जाता उसको आप करिए। क्या आप अपने एग्जामिनर से कभी ये पूछते हैं कि आपने इतना आसान प्रश्न क्यों दे दिया, या आपने इतना कठिन प्रश्न क्यों दे दिया, या आपने एक ही चैप्टर से 5 प्रश्न क्यों दे दिया। वो एग्जामिनर का मूड है, आपको खाली पेपर देना है। जो पेपर आपको दिया जा रहा है आप उसमें अपना बेस्ट करने का प्रयास करिए, इससे ज्यादा आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है न्यायालय का सही संधि विच्छेद क्या है। मुझे लग रहा है रिपीटेड है क्या ये, ठीक है, कल भी ये शायद हम लोगों ने सवाल किया था, चलो कोई बात नहीं। तो न्यायालय का संधि विच्छेद आपसे पूछा है, न्यायालय, तो देखिए ध्यान से यहां पर हो जाएगा दोस्तों न्याय धन आलय, न्याय धन आलय बराबर न्यायालय हो जाता है। यहाँ न्याय में अ है, आलय में आ है, और अ और आह मिलकर क्या बना जाते हैं, आ बना जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, ये आ जाता है दीर्घ स्वर संधि। क्या आ जाता है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो न्यायालय में न्याय धन आलय, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या है ये आप बताना है, ठीक है, श्रद्धानंद, ठीक है। तो श्रद्धानंद का क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले होगा दोस्तों श्रद्धा, क्या होता है श्रद्धा, और फिर होता है दोस्तों आनंद, ठीक है, श्रद्धा धन आनंद बराबर श्रद्धानंद होता है। तो यहां पर याद रखेंगे आ धन आ, और आ मिलकर भी क्या बनाते हैं, आ ही मिलाते हैं, और इसलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ स्वर संधि आएगा। तत्पश्चात आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्रद्धा धन आनंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्रद्धा धन आनंद, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि श्रद्धा धन आनंद करिए, नहीं, श्रद्धा धन आनंद ही करिएगा, दूसरा आपको नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करा सुहावना, लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय क्या है। देखिए मैंने आपको बताया प्रत्यय हमेशा कहां लगते हैं दोस्तों, ये किसी शब्द के अंत में लगते हैं, जबकि जो उपसर्ग होते हैं दोस्तों ये हमेशा प्रारंभ में लगते हैं। उपसर्ग कहां लगते हैं, प्रारंभ। आपसे अंत वाला पूछा है, जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों सुहावना, क्या लिख दिया,
मैंने लिख दिया सुहावना, तो सुहावना में कौन सा प्रत्यय है, सुहावना में आवना प्रत्यय आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने लिख दिया लिखाई, क्या लिख दिया दोस्तों, लिखाई लिख दिया, तो लिखाई में क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखाई में लिख से लिखाई बना है आई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह छलिया में याद रखिएगा क्या बन जाएगा, छल से छल में या लगाते हैं छलिया हो जाएगा, तो यहाँ पर ईया प्रत्यय हो जाएगा। यह आ गया आपका आवना आई और ईया, ठीक है। आवना आवना नहीं होगा दोस्तों, आवना वना भी नहीं होगा, आवना आई होगा, ई नहीं होगा, आवना आई और ईया, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करा उपसर्ग बताइए, अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है। मैंने आपसे बताया कि उपसर्ग कहाँ लगता है दोस्तों, उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रारंभ में लगता है। और अतीन्द्रिय में अति धन इंद्रिय हो जाएगा, अगर आप यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन इंद्रिय आ जाएगा दोस्तों, और तब होता है अतीन्द्रिय हो जाता है। तो यहाँ पर छोटा ई और छोटा ई ये दोनों मिल करके बड़ी ई का निर्माण करते हैं। वैसे संधि यहाँ भी क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि है, लेकिन आपसे पूछा है कि यहाँ पर उपसर्ग क्या है, तो अति उपसर्ग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और तेजी से करिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस के दौरान भी तेजी से आपको बातों को समझना है और पढ़ते हुए चलना है। जितना तेजी से यहाँ करेंगे उतना तेजी से आपका दिमाग आपके परीक्षा में भी चलेगा। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य में पहचानिए कि क्या है, सामान्य भूतकाल है। देखिए जब मिली है तो भूतकाल तो हो नहीं सकता, भूतकाल हो नहीं सकता। अब देखिए सामान्य वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल है, अब ये दो बातें बनती हैं और दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप पहचान करिए, लिखा है मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, जब मंदिर में चले गए उसके बाद मन को शांति मिली दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन पूर्ण हो चुका है, तो यहाँ पर आप कर लीजिए पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, मिल चुकी है शांति अब, तो याद रखिएगा ऐसे में आप इसे पूर्ण वर्तमान काल मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो सकता है, ठीक है। सामान्य भूतकाल दोस्तों कब होता, मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया राम ने खाना खाया होगा, ठीक है, राम ने खाना खाया होगा, ठीक है, राम ने खाना खाया होगा, ठीक है, या खाया होगा मत करिए दोस्तों, राम ने खाना खाया कर लीजिए, होगा मत करिए, ठीक है। राम ने खाना खाया, तो याद रखिएगा खाना खा चुका है, समाप्त हो चुका है, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल दोस्तों कब होता है, जैसे मैं कह दूं राम खाना खा रहा था, राम खाना खा रहा था, तो अब खा ही रहा था, और ये देखिए था की वजह से भूतकाल हो गया, और रहा माने कंटिन्यूटी है, इसलिए इसको अपूर्ण भूतकाल का दर्जा दिया गया था, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल ये कहा गया था, ठीक है। और सामान्य वर्तमान काल कब होता है, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है दोस्तों, तब क्या हो जाता, तब आपका हो जाता सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तो ये चीजें आप समझिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, तब आपको समझ आएगा और तब आप आगे हमेशा सही उत्तर करेंगे। आगे बढ़िए, करण निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्रेरणार्थक, देखिए मैंने आपको बताया था कि दोस्तों एक क्रिया होता है, एक क्रिया होता है, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया होता है, ठीक है। प्रेरणार्थक में भी आपको मैंने बताया था दोस्तों दो तरह के प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उठना, ठीक है। अब उठना तो दोस्तों यहाँ पे होगा, उठना से बनता है उठाना, उठाना बनता है, और उठाना से बनता है उठवाना, उठवाना। तो याद रखेगा आपसे प्रेरणार्थक क्रिया पूछा है, तो ये तो प्रेरणार्थक है नहीं, ये तो सामान्य क्रिया है। उड़ना, उड़ना, उड़ना यहाँ होता है दोस्तों, उड़ना से उड़ाना हो जाता है, उड़ाना हो जाता है, और उड़ाना से उड़वाना हो जाता है, तो याद रखेगा ये हो जाता है, यह भी आपका सामान्य क्रिया है, यह आपका प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। दिलाना, तो याद रखेगा देना, देना से याद रखेगा, देना से क्या बनता है, दिलाना बनता है, दिलाना बनता है, और दिलाना से दिलवाना बनता है, क्या बनता है, दिलवाना बनता है, और ये आपका क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया में आ सकता है, याद रखेगा, ठीक है। और चलना लिख लेता दोस्तों, तो चलना आपका सामान्य क्रिया होती है, चलना से चलाना बनता है, और चलाना से चलवाना बनता है, क्या बनता है, चलवाना बनता है, ठीक है। तो याद रखेगा यह भी आपका सामान्य क्रिया हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, आपका सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए। अगला सवाल लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा विशेषण है, सिर्फ आपको बताना है। आप सभी को पता है विशेषण कहते किसे हैं, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए दोस्तों, विशेषता बताए, विशेषता बताए, विशेषता बताए, वही क्या कहलाता है, वही विशेषण कहलाता है। तो देखिए विशेषता कौन बता रहा है, आगरा, आगरा तो स्थान का नाम है दोस्तों, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका संज्ञा हो गया, ठीक है। लिखा है चमकीला, ठीक है, चमकीला
क्या हो जाएगा दोस्तों, चमक से चमकीला बना दोस्तों, ये आपका विशेषण हो सकता है। ठीक है, कुछ दोस्तों इसका प्रयोग आप सर्वनाम के तौर पर करते हैं, सर्वनाम के तौर पर। और लिखना दोस्तों क्या है, यह क्रिया है, यह क्रिया है, तो विशेषण इसमें क्या बचा, चमकीला, यही चमक से चमकीला बना है और यही आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 ये क्या हो गया, आपका सही उत्तर बन जाएगा, चमकीला, याद रखिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। करा हिंदी के अन्य पुरुष के अन्य पुरुष, देखिए एक होता है, मैंने आपको बताया कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बताया गया था कि यहाँ पर क्या आ जाता है, मैं और हम आ जाता है। ठीक है, मैं और हम आ जाता है, यहाँ पर तुम आ जाता है, और यहाँ पर वह आ जाता है, यह आ जाता है, और इसी से यह वह ये सब बनते हैं। ठीक है, करा अन्य पुरुष में कौन सा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये सब तो होगा नहीं, यहां पर बनेगा वह। ठीक है, वह क्या होता है दोस्तों, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है वह। ठीक है, याद रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है और अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। आपसे हो सकता है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष भी दे दे, पूछ ले, और इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन नाक नहीं कटाना है, बहुत मेहनत से चीजें आपको दी जा रही हैं और पूरी हिंदी को समेट दिया जाएगा आपके इन टेस्ट के दौरान। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और सही प्रश्न जान करके उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, करा ठीक समय पर आ जाना, यहां पर क्या लिखा है, कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अधिकरण कारक के बारे में, जहां में पेपर की बात होती है। ठीक है, तो ठीक समय पर आ जाना दोस्तों, समय पर, ये जो पर है, पर की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, ये अधिकरण हो जाएगा। संप्रदान मैंने बताया के लिए। ठीक है, किसी को दान वान दिया जाता है तो उसके लिए के लिए जब आता है दोस्तों, तब आप संप्रदान में होते हैं। और कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो हर बच्चा जानता है, तो यहां आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल दोस्तों मैंने 2 दिन तक आपको अपादान पे प्रैक्टिस कराया था। अपादान मैंने बताया था, अपादान का तात्पर्य अलगाव होता है। ठीक है, अलगाव। ठीक है, और यहां से के माध्यम से अलगाव दिखाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको संप्रदान के बारे में भी पढ़ाया। संप्रदान में दोस्तों ये भी बताया कि याद रखिएगा, किसी को चीजें दे दी जाती है संप्रदान के अंदर, ये 2 आपको पढ़ाया। और अब जो आपके क्वेश्चन बनने शुरू हुए हैं ये आपके अधिकरण से। ठीक है, तो चीजें पढ़ते चलिए आगे, अभी बहुत सारे प्रश्न मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं। अधिकरण में दोस्तों याद रखिएगा, में भी आता है, पर भी आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये यहां पर पूछा है, उसके आधार पर ये चीजें दी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सदैव बहुवचन होता है, ये बताना है। जो हमेशा हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, उसका एक वचन होता ही नहीं है। ऐसे में बहुत सारी चीजों का आप सभी को नाम बताया हूं, जैसे प्राण हो गया, जैसे हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया, जैसे आंसू हो गया, जैसे बाल हो गया। दोस्तों ये वो चीजें हैं जो बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, बाल हो गया, जैसे आप केस कर लीजिए, बाल को दोस्तों केस भी कहा जा सकता है। आंसू मैंने बता ही दिया। प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, बाल हो गया। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, आंसू से आप नेत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेत्र से आप दर्शन याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेत्र हो गया, दर्शन हो गया, और याद करिए, और कुछ कुछ बन सकते हैं, बताइए, कुछ सोचिए, बताइए क्या होगा। समाचार एक लिख लीजिए, समाचार लिख लीजिए। ठीक है, समाचार लिख लीजिए। दोस्तों ये वे शब्द हैं जो बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा, एकदम एक एक चीजें रट लीजिए। ठीक है, रट लीजिए। अक्षत लिख लीजिए, अक्षत, अक्षत से दोस्तों भाग्य लिख लीजिए। ठीक है, ये सब भी लिख लीजिए। दोस्तों ये वो शब्द हैं जो बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। केवल गिनती के यही अगर आप 7-8 याद कर लीजिए ना, तो यहीं से क्वेश्चन आपके फंस भी जाएंगे। ठीक है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, यहां पर ये हो जाएगा। बाकी लड़का का लड़के हो जाएगा, घोड़ी का घोड़ियां हो जाएगा, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, तो ये आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा पुल्लिंग है, जो पुल्लिंग है वो आपको बताना। ठीक है, मैंने बताया था पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे, आप किसी विशेषण शब्द का इस्तेमाल करिए, आपको पुल्लिंग अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए, मैंने अगर आपसे पूछा दया, ठीक है, तो दया, दया, दया करना या दया करनी हो। ठीक है, जीवों पर दया करना चाहिए कि करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना दोस्तों करनी चाहिए कि करना चाहिए, प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। वायु दोस्तों क्या होता है, ये भी आपका स्त्रीलिंग होता है, हवा आपका पुल्लिंग होता है। नेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, नेत्र आपका पुल्लिंग का उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में यहां पर वायु किए थे, वायु को पुल्लिंग माने थे, नहीं, हवा चलती है। ठीक है, और वायु भी याद रखिएगा, ये भी आपका पुल्लिंग में अंतरण नहीं आता दोस्तों, ये भी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, सभी स्त्रीलिंग है, सिर्फ नेत्र यहां पे जो दे रहा दोस्तों, ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है,
नेत्र, आंखें होता तो बदल जाती बातें। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? देखिए कहां पर भाव दिख रहा है दोस्तों, मिठाई, मीठी, मिठास या मीठा। याद रखें दोस्तों, यहां मिठास क्या है दोस्तों, ये आपका भाववाचक संज्ञा है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। मीठा, मिठास बन गया मीठा से, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा, भाव दिखाई दे रहा होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? आविर्भाव का समानार्थी क्या है? जैसे आप एक बात बताइए, आपके परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं। एक पूछता विलोम, तो आविर्भाव का विलोम क्या होता है दोस्तों? अगर आपसे विलोम पूछे तो बताइएगा आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। क्या होता है दोस्तों? तिरोभाव, यानी किसी की निंदा करना। आविर्भाव माने होता है उत्पत्ति। आविर्भाव का समानार्थी क्या क्या होता है दोस्तों? आविर्भाव को आप बोल सकते उत्पत्ति बोल सकते हैं, आविर्भाव को आप प्रादुर्भाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अवतरण बोल सकते हैं, अवतरण भी इसको कहा जा सकता है, अवतरण, ठीक है। याद रखिएगा गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण लिया, ठीक है। और क्या लिखा दोस्तों? संप्रदाय, विश्लेषण, रूपगत। यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा है? समानार्थी पूछा है ना, तो समानार्थी खाली अवतरण ही होगा, संप्रदाय नहीं होगा, ठीक है। संप्रदाय नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर विश्लेषण नहीं होगा, रूपगत नहीं होगा। याद रखिएगा इसके मीनिंग में या तो उत्पत्ति होगा, या तो प्रादुर्भाव होगा, या तो अवतरण होगा, ठीक है। या तो एक और शब्द लिख सकते हैं प्रस्फुटन, ठीक है, प्रस्फुटन, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो देखिएगा आपसे आपकी परीक्षा में एक्चुअली में दिया क्या है और उसी आधार पर आप अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा बाण और तालाब भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले जोड़े बताइए, ठीक है। आइए बताते हैं, सर, सिंधु, कृपाण, उदधि, सर। एक बात याद रखिए दोस्तों, ये एक सर ऐसे लिखा जाता है, एक सर ऐसे लिखा जाता है। तो दोस्तों इस सर का तात्पर्य बाण होता है, क्या होता है? बाण होता है। और इस सर का तात्पर्य सरोवर होता है, क्या होता है? सरोवर। सरोवर को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? तालाब कहा जाता है, या जलाशय कहा जाता है, जलाशय कहा जाता है। तो आप इन बातों को भी याद रखिएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के उत्तर क्या दिए हैं? गलत दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गौ का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ नहीं है दोस्तों, कौन सा, ये आपको बताना, ठीक है। देखिए गो कहा किसी का जाता है, अगर गो की बात करें दोस्तों तो गो पहली बात कहा जाता है गाय को, ठीक है। गो कहा जाता है दोस्तों नदी को, ठीक है। गो कहा जाता है दोस्तों इंद्रिय को, किसको कहा जाता है? इंद्रिया गोचर होती है ना, तो याद रखिएगा गो। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर गज को नहीं कहा जाता है। गज माने क्या होता है दोस्तों? गज माने हाथी होता है। गज माने क्या होता है? हाथी होता है। गज को गो नहीं कहा जाता, गो कहा जाता है गाय को, गो कहा जाता है नदी को, गो कहा जाता है इंद्री को, ठीक है। और किसे गो कहा जाता है? गो कहा जाता है स्वर्ग को, ठीक है, स्वर्ग को। गो कहा जाता है आंख को, किसको कहा जाता है? आंख को। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इन सभी को गो कहा जाता है। आपने देखा टोटल 5 चीजें जिसे आप गो कहते हैं, लेकिन यहां पर हाथी को गो नहीं कहा जाता। यही तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो उपकार को याद रखता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है, ठीक है। जो क्या करता है? उपकार को याद रखता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। जो उपकार को याद नहीं रखता, याद रखिएगा, उपकार को याद नहीं रखता उसे कृतज्ञ कहा जाता है। जो अपने कार्य को अच्छी तरीके से करता है, अच्छे से करता है अपने कार्य को, ठीक है, अच्छे से करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कर्मठ कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फिलहाल यहां पर कृतज्ञ क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, सब कुछ जानने वाला, याद रखिए जो सब कुछ जानता है दोस्तों उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, ठीक है। सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है। बहुत कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत कुछ जो जानता है उसे बहुज्ञ कहा जाता है। कम जानने वाले को अत्यल्प अल्पज्ञ लिखेगा, अल्पज्ञ कहा जाता है। और कुछ नहीं जानने वाले को, जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अज्ञ कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता। कभी कभी दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में अज्ञ का विपरीत पूछता है, तो अज्ञ का देखिए तात्पर्य अज्ञानी होता है। अज्ञ का क्या तात्पर्य क्या होता है? अज्ञानी, जो कुछ नहीं जानता। और अज्ञ का जब आप विलोम शब्द बनाते हैं ना, तो अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता है उसे विज्ञ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, परीक्षा में पूछी जाने वाली बातें हैं, इसको अच्छे से पढ़ते चलिए, ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए, यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दोस्तों हाथ का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए हाथ को क्या कहा जाता है दोस्तों? देखिए आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए हाथ के कौन कौन से पर्यायवाची हैं दोस्तों? हाथ को हस्त कहा जाता है, हाथ को पाड़ी कहा जाता है, क्या कहते हैं? पाड़ी कहा जाता है। हाथ को कर भी कहा जाता है, लेकिन हाथी को कटी नहीं कहा जाता। कटी कहा जाता है दोस्तों कमर को, किसे कहा जाता है?
है, कटी किसे कहा जाता है, मध्यांग को कहा जाता है, कमर को कहा जाता है कटी, ठीक है। यहाँ पर हाथ को नहीं कहा जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़ते चलिएगा। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अहि का कौन सा पर्यायवाची नहीं दोस्तों, लिख रहा उरग है, सरसृप है, या फिर पवनास है, या फिर सिंदूर है, ठीक है। देखिए अहि किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। अहि कहा जाता है किसको, सांप को कहा जाता है, ठीक है। अहि किसको कहा जाता है दोस्तों, सांप को कहा जाता है। और सांप की बात करूं दोस्तों तो देखिए सांप को सर्प कहा जाता है, सांप को अहि कहा जाता है, सांप को उरग कहा जाता है, सांप को पन्नग कहा जाता है, सांप को पवनास कहा जाता है, सांप को सरीसृप के तात्पर्य में भी रख सकते हैं, ठीक है। सरीसृप भी कहा जा सकता है, ठीक है। सांप को भुजंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी क्या है, सांप के नाम है। लेकिन यहाँ पर लिखा सिंदूर जो शब्द है दोस्तों, ये सिंदूर सांप को नहीं कहा जाता, ठीक है। याद रखिएगा सिंदूर सांप को नहीं कहा जाता, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और भी कई सारे नाम है, जैसे फणीधर कहा जाता है, क्या कहते हैं, एक और नाम याद रखिए, कई बार परीक्षा में पूछता है फणीधर, ठीक है, ठीक है। तो ये सब नाम इसी के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उसके विलोम शब्द का सही जोड़ी नहीं है, ठीक है। कौन सा सही जोड़ी नहीं है, लिखा है राग को विराग कहते हैं तो सही है, व्यष्टि को समष्टि कहते हैं सही है, बच्चा को जवान कहते हैं नहीं दोस्तों, बच्चा का विलोम क्या हो जाता है, बूढ़ा होता है, बच्चा का विलोम क्या होता है, बूढ़ा होता है, ठीक है। याद रखिएगा बूढ़ा होता है, ये आपका गलत दे दिया। और उत्तम का विलोम क्या होता है, अधम, ये आपका सही है। और आपसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ये आपका गलत जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ये उत्तर आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला देखते हैं। करा इनमें से तद्भव है, कौन सा इसमें से तद्भव है दोस्तों, ये बताना है। तद्भव आपको पता है तत्सम तद्भव दो चीजें होती हैं, तत्सम होता है और तद्भव होता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों तत्सम और तद्भव के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं दोस्तों बंदर, तो याद रखिएगा वानर होता है, वानर, वानर तत्सम होता है, और बंदर जो शब्द है दोस्तों ये क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मिल गया, ठीक है। पवन को दोस्तों पवन कहा जाता है, पवन वैसे क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। पवन को पवन कहा जाता है ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा। पर्यंक दोस्तों याद रखिएगा, पर्यंक माने क्या होता है, पर्यंक कहा जाता है पलंग को, ठीक है। पलंग को पर्यंक कहा जाता है, पलंग को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर फिलहाल आपका बंदर हो जाएगा, यही आपका तद्भव है। बाकी के जो तीनों शब्द दिए गए आपके तत्सम शब्द दिए गए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देखिए। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, जो अशुद्ध है, जो असत्य है, उसका पहचान करना है, ठीक है। आइए पहचान करते हैं। गोमय को गोबर कहा जाता है, क्षीर को खीर कहा जाता है, पर्यंक को पटरी नहीं दोस्तों, अभी भी मैंने बताया पर्यंक को पलंग कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्यंक को पलंग कहते हैं, याद रखिएगा। पर्यंक को क्या कहा जाता है, पलंग कहा जाता है, याद रखिएगा। पटरी नहीं कहते। और सपत्नी को सौत कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका अशुद्ध क्या हो जाएगा या असत्य कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 ये आपका असत्य हो जाएगा। आप देखिए आप में से जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनका क्या स्कोर रहा है। आप अगर कहीं अपने आप को कमजोर पा रहे हैं तो क्यों कमजोर पा रहे हैं, उसको सुधारने का प्रयास करिए, ठीक है। कमजोरी जानने के बाद भी अगर आपने नहीं सुधारा तो कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं है, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी दोस्तों अशुद्ध है वो आपको बताना है। कौन सा अशुद्ध है, निर्नुनासिक सही है, छिद्रान्वेषी दोस्तों ये आपका गलत लिखा हुआ छिद्रान्वेषी। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे लिखा जाता है छिद्रान्वेषी, ठीक है। देखिए छिद्रा में पहले छी लिखते हैं, फिर द्रा लिखते हैं, फिर न लिखते हैं, फिर छिद्रान्वे लिखते हैं, फिर सी में याद रखेगा खटकोड़ वाला सा आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और गलती यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सा लिख दिया, यही क्या कर दिया, इसने गलत कर दिया, अन्यथा सही हो जाता। बाकी गत्यर्थ सही है, अंतस चेतना सही है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कई लोग गत्यर्थ को गलत में कैसे लिखते हैं ना, गंत्यर्थ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गंत्यर्थ लिखते हैं। याद रखें गंत्यर्थ गलत होता है, सही क्या होता है दोस्तों, सही होता है गत्यर्थ, क्या होता है, यही आपका क्या होता है, ये आपका सही होता है। ऐसे अंतस चेतना को खटकोड़ वाला सा लगा देते हैं, ठीक है, वो गलत है। अंतस चेतना नहीं, अंतस चेतना में हमेशा बड़ा सा आएगा, अंतधन चेतना बराबर अंतस चेतना होता है, और यहाँ बड़ा सा आएगा वो भी आधा, ठीक है। करा निम्न में से ओष्ठ वर्ड कौन कौन सा, ठीक है। ओष्ठ वर्ड याद रखिएगा ऐसे वर्ड आपने पढ़ा दोस्तों, क वर्ग की ध्वनियां आपने क्या पढ़ा होगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा क वर्ग की ध्वनियां। ये समस्त जो क वर्ग की ध्वनि होती है दोस्तों इसको कंठ ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। जो च वर्ग की ध्वनि होती है दोस्तों इसको तालु ध्वनि कहा जाता है। जो ट वर्ग की ध्वनि होती है इसको मूर्धा ध्वनि कहा जाता है, क्या कहते हैं, मूर्धा ध्वनि कहा जाता है। जो त वर्ग की ध्वनि होती है दोस्तों इसको दंत ध्वनि कहा जाता है, क्या कहते हैं, दंत ध्वनि कहा जाता है। और जो प वर्ग की ध्वनि होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उसको ओष्ठ ध्वनिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, आपसे पूछा ओष्ठ वर्ड, अच्छा यार ये तो कुछ और भी दे
दे रहा है, ठीक है। अब आपसे दोस्तों स्वर व्यंजन में आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कॉलम और आप कट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर स्वर व्यंजन के हिसाब से आप देख लीजिए कि कौन सा किस में आता है, ठीक है। अगर मैं आ की बात करूं, ठीक है, आ की बात करूं दोस्तों, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कंठ स्वर में रखा जाता है, मतलब इसको कंठ ध्वनि के अंतर्गत रखा आ। इसके बाद दोस्तों अगर मैं ई की बात कर दूं, आ, फिर क्या आता है ई, इसको तालव्य में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, तालव्य मतलब तालु ध्वनि में रखा जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है दोस्तों उ और ओ, ठीक है दोस्तों। इसको कहां रखा जाता है, इसको रखा जाता है आपका ओष्ठ ध्वनि में, किसमें रखा जाता है, ओष्ठ ध्वनि में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो री होता है दोस्तों, री होता है, इसको मूर्धा में रखा जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इस प्रकार यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका लिख रहा है दोस्तों अ वाला तो कंठ हो जाएगा, आ वाला भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ई वाला क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, और ऊ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो यही कर लीजिएगा। तो समस्त ओष्ठ ध्वनियां और जो प वर्ग की ध्वनियां होती हैं इनको भी ओष्ठ वर्ग की ध्वनियां कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाए, जब बोली क्या हो जाए, बोली का क्षेत्र जैसे अवधि बोली है, ठीक है, जब उसका क्षेत्र विकसित हो जाता है तो वो साहित्य की रचना होने लगती है उस भाषा में, तब उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। जब बोली विस्तृत हो जाता है तब उसे उपभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब बोली विकसित हो जाता है तब उसे उपभाषा कहा जाता है, और उपभाषा जब विकसित हो जाती तब उसे भाषा का दर्जा दिया जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने को अच्छा लगा होगा। 40 प्रश्न दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया था, आप लोग अपना मैच करा लिए। आगे दोस्तों आपको और भी जो वीडियोज होंगे वो दिए जाएंगे, आप उसके आधार पर अपनी तैयारी करिए। और देखिए ये सब पढ़ाने का मतलब है ना कि आप समझिए कि कहां पर गलती हो रही है आपसे, ठीक है, उन बातों को भी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।